उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। नैनीताल में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। आज 42 साल का कोरोना पॉजिटिव मरीज जमाती निकला और आपको बता दें उत्तराखंड में अब तक 25 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। तो 48 में से 25 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक और मरीज सामने आने से एक बार फिर से प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा सबब ये जरूर रहा, क्योंकि जमातियों के ऊपर नियंत्रण पाना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि ज्यादातर 48 में से अगर देखा जाए तो ज्यादातर मरीज जमाती ही हैं। ऐसे में इन जमातियों पर और रह रहकर ये सामने आ रहे हैं। तो आज जैसे एक मरीज 42 साल का सामने आया, ये भी जमाती था और अब सरकार के लिए ये चुनौती है कि जो घरों में बैठे हुए जमाती हैं, जो कि बाहर नहीं आ रहे, उनको कैसे बाहर लेकर आया जाए, क्योंकि जब तक वो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं पहुंचेंगे ये तमाम लोगों को संक्रमण फैलाएंगे और ये एक बड़ी चिंता सरकार के लिए है। तो ऐसे में 42 मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। अब तक 25 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता ये आंकड़ों से ज्यादा ये है कि जो घरों में बैठे हुए जमाती, जैसे एक नया मामला नैनीताल के अंदर सामने आया, ये तमाम वो जमाती हैं जो बाहर खुद नहीं आ रहे, या तो इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तब जानकारी लगती है, या फिर इनके बारे में सूचना मिलती है। अब सरकार इनको निकालने के लिए करे तो क्या करे? देखिए तुषार, इसमें थोड़ा सा सुधार ये है कि ये जो जमाती जो पॉजिटिव आते हैं, ये अब कोई छुपे हुए जमाती नहीं है। उत्तराखंड में लगभग जमाती या जमात से आए हुए हैं या जमात में गए हुए जो लौट कर आए, वो सभी लोग सामने आ चुके हैं। चाहे तो पुलिस की खोज में सामने आए, चाहे तो अपने आप आए। और लगभग ऐसे 1436 डीजी अशोक कुमार ने परसों बताए थे, जैसे कि दर्शकों को न्यूज वन इंडिया ही बता रहा है। तो लिहाजा ये जो पॉजिटिव कल भी पाए गए हैं, कल भी एक पाए गए, उससे पहले 2 जमाती पाए गए थे परसों, और आज एक और पॉजिटिव आया है। तो ये जमाती वो है जो सामने आ चुके थे, क्वारंटाइन किया गया था और संदिग्ध होने पर इनको आइसोलेट करके इनके सैंपल भेजे गए थे। तो उन्हीं में से पॉजिटिव आ रहे हैं और अभी बहुत सारे जमातियों के गए हुए हैं कि सैंपल्स। और आज जो 360 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है नेगेटिव, इसमें बड़ी तादाद में जमाती भी हैं जिलों के, अलग अलग जिलों के, चारों जिलों से, जो देहरादून के भी उसमें शामिल हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, तो नेगेटिव भी आ रहे हैं। लिहाजा अभी कोई जमात छुपावा की कंडीशन में नहीं है। ठीक है फहीम, तो ये जिस बात का जिक्र आपने किया कि ज्यादातर वो जमाती हैं जो पहले क्वारंटाइन कर लिए गए थे और उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ रही है, टेस्टिंग फैसिलिटी को लेकर पूरे देश के तमाम राज्यों में अब सवाल उठ रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाइए। सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाई, कहीं ना कहीं आंकड़े भी बढ़ गए, दोगुने तक आंकड़े पहुंच गए। अब क्या उत्तराखंड की टेस्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो क्या पहले से बेहतर हुई है? और साथ ही साथ ये भी सवाल कि क्या टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ ये भी उम्मीद सरकार को है, आशंका है कि ये मामले भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस पर आशंका है। और अभी वो भी स्पष्ट कर दूं कि अभी जो जमातियों को लेकर के उनका अभियान बंद नहीं किया है पुलिस ने, क्योंकि संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो अभी भी जो वो अभियान है, अगर कहीं कोई छुपा हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ 307 की कार्रवाई तो होगी, बाकी क्वारंटीन और बाकी की जो कार्रवाइयां वो भी होंगी। तो लिहाजा वो संभावना समाप्त नहीं हुई है। और दूसरी बात जहां तक है कि टेस्टिंग को लेकर के, तो है कि कल से जो दून मेडिकल सेंटर है वहां पर भी कोरोना की जांच शुरू होने जा रही है। जैसे करीब 4 दिन पहले शुरुआत हुई थी वहां पर लैब स्थापित करने की, न्यूज वन इंडिया ने बहुत दर्शकों को दिखाया था। तो वो कल से उसकी संभवतः शुरुआत होने जा रही है, तो एक लैब और बढ़ जाएगी टेस्टिंग को लेकर के। और ये बड़ा आंकड़ा है, 360 आज रिपोर्ट आना बड़ा आंकड़ा है कि समझ सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ सैंपल्स की जांच हो रही है। लिहाजा अभी और जांच बढ़ेंगी तो इसमें बहुत हद तक संभावना है कि कुछ आंकड़ा भी थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि क्वारंटीन और संदिग्ध लोगों की तादाद भी है, तो उनके सैंपल्स भी आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ेगा इसमें कहना थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। ज्यादा आंकड़ा इस तरीके से 1-1, 2-2 है, वो भी 2 दिन 3 दिन का गैप छोड़ करके। तो ये एक बहुत नियंत्रित या तरीके से कंट्रोल्ड कह सकते हैं इसको। और उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से तुषार मार्च के दूसरे हफ्ते में होली के ठीक बाद से स्टेप लेना शुरू कर दिया था, सामूहिक जगहों पर, सार्वजनिक जगहों को बंद करने के लिए, स्कूल कॉलेजेस बंद करने के लिए, तो वो स्टेप लेने का असर आज देखने को मिल रहा है एक सकारात्मक रूप से। कि जो अगर हम तुलनात्मक दूसरे राज्यों के मुकाबले बात करते हैं तुषार, तो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो बहुत कम है और बहुत सीमित मात्रा में वो सामने आ रहे हैं, तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो लिहाजा उत्तराखंड सरकार के स्टेप्स काफी लाभप्रद एक तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना को नियंत्रण करने के लिए साबित हो रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
तो देहरादून के ग्राम पंचायत केदारबाला को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड मिला और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताई अवार्ड मिलने पर खुशी है। हरिद्वार जिले की खेलडी ग्राम पंचायत का चयन नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिलने पर बधाई दी गई। नैनीताल की बेल पड़ाव ग्राम पंचायत का चयन चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए होने पर भी प्रसन्नता जाहिर की गई। सीएम ने सभी संबंधित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को बधाई दी है। सीएम रावत ने राज्य के कुछ पंचायत प्रतिनिधियों से फोन पर बात कर उन्हें पंचायत राज दिवस की बधाई दी है। पीएम मोदी ने भी पंचायत राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। तो मुख्यमंत्री ने भी संबंधित ग्राम पंचायतों के कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हर्ष की बात यह है कि योजना उत्तराखंड समेत 6 राज्यों से शुरू हो रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए स्वामित्व योजना की शुरुआत की है और स्वामित्व योजना की शुरुआत 6 राज्यों से की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शामिल है। और उत्तराखंड के शामिल होने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें शुक्रिया अदा किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से यह ट्वीट किया गया और ट्वीट जो उन्होंने किया है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हर्ष की बात यह है कि यह योजना उत्तराखंड समेत 6 राज्यों से शुरू हो रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। दुबई में उत्तराखंड के युवक का देहांत के बाद दिल्ली से लौटाया गया शव और कल शाम दुबई से दिल्ली पहुंचा शव, लेकिन एयरपोर्ट से वापस किया गया। उत्तराखंड के टिहरी जनपद के सकलाना के सिंवाल गांव का युवक था। मृतक युवक कमलेश भट्ट करीब 3 साल से दुबई के होटल में नौकरी करता था। कमलेश भट्ट के परिवार को 16 अप्रैल को हार्ट अटैक से देहांत की खबर मिली थी। सिंवाल गांव में कमलेश के पिता हरिप्रसाद भट्ट आर्थिक रूप से कमजोर हैं। दुबई में ही उत्तराखंड के रोशन प्रसाद अतुड़ी ने कार्गो से शव भेजने की थी मदद, लेकिन कोरोना संकट के चलते दिल्ली में शव आने के बाद हाथों हाथ वापस भेजा गया। कमलेश भट्ट के परिजन भारत सरकार से बेटे का शव लाने की मांग कर रहे हैं। कमलेश ही परिवार के लिए बड़ा सहारा था। पिछले साल बहन की शादी में आया था टिहरी, लेकिन अब फिलहाल उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत बताई गई है, लेकिन उसका शव भी फिलहाल उनके परिवार वालों को नहीं मिला। ये एक बड़ी खबर आई है कि दिल्ली तक जब ये शव पहुंचा, दुबई से एक कार्गो विमान से वो शव दुबई तक पहुंचता है, लेकिन दुबई से जब दिल्ली वो शव आता है तो दिल्ली से उसे वापस लौटा दिया जाता है। हाथों हाथ उसे वापस लौटा दिया गया। फिलहाल अब परिवार ये मांग कर रहा है कि उसके बेटे का ये शव उसे जरूर मिले। तो कल शाम दुबई से दिल्ली पहुंचा शव, लेकिन एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। कमलेश भट्ट के परिवार को 16 अप्रैल को हार्ट अटैक से मौत हो जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से ये परिवार वैसे ही टूटा हुआ था। लेकिन जब ये जानकारी मिली कि हाथों हाथ उस शव को भी लौटा दिया गया जो दुबई से कार्गो विमान से दिल्ली तक पहुंचा था, इसके बाद ये परिवार और ज्यादा टूट गया। इसके बाद परिवार की तरफ से अब सरकार से यह मांग की जा रही है कि ये शव उनको सौंपा जाए। एक उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल का रहने वाला भाई कमलेश भट्ट, जिसकी उम्र 24 साल थी और उनका 16 अप्रैल को अबू धाबी यूएई शहर में उनकी डेथ हो गई, निधन हो गया। बहुत ही दुखद समाचार है पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए। हमारे परिवार का एक उत्तराखंड का बेटा हमें छोड़ के चले गया, अलविदा कह गया। उसकी मौत किन परिस्थितियों में, कैसे उसकी मौत हुई, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। उसके लिए मेरा पूरा प्रयास जारी है। उनके एचआर डिवीज़न से, उनके जनरल मैनेजर, उनकी कंपनी के मैनेजमेंट से मेरी बराबर वार्तालाप बना हुआ है, उनके संपर्क में हूँ। साथ ही मैं कमलेश भट्ट के मामा जी से और उनके परिवार के सदस्यों से जो है मैं बराबर उनके संपर्क में बना हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले। जो भी उनकी आर्थिक तौर पे जो उनकी सैलरी हो या उनका इंश्योरेंस का हो, जो भी बनता है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनके परिवार को दिला सकूँ, उनका हक दिला सकूँ। जहाँ एक उत्तराखंड वो भाई अबू धाबी में 3 वर्षों से काम कर रहा था और इतने समय से वहाँ पे कार्यरत था। उसी दिन शाम को उसके घर पे बात हुई थी। किसी प्रकार से उसका स्वास्थ्य खराब नहीं था, लेकिन हमें सुबह यह जानकारी मिली है कि उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हम भारत सरकार से, शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि उसकी मृत्यु की निष्पक्ष जांच हो और सरकार हमारी यह मदद करे कि इस गरीब परिवार के बच्चे का मृत शरीर
उनके परिवार को सौंपा जाए, भारत लाने की कोशिश की जाए। हम आजीवन तो कल शाम दुबई से दिल्ली ये शव आया था, लेकिन एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया। कुंदन लाल भट्ट, कमलेश भट्ट के परिजन हैं, वो हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुंदन जी, एक दुखद समाचार आपके परिवार को मिला, कमलेश के चले जाने का ये दुख था। अभी फिलहाल क्या आपकी बातचीत सरकार के साथ हुई है, प्रशासन के साथ हुई है, क्योंकि शव भी अभी तक आपको नहीं मिल पाया है? जी सर, कल हमारे यहाँ से भतीजा और भांजा दिल्ली गए थे जी, क्योंकि वहाँ से उनको कॉल आई थी कि जो शव है वो 17 तारीख रात 1 बजे तक लगभग दिल्ली पहुंच जाएगा और वहाँ से आपको आपके हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में सडनली हम लोगों को बताया जाता है कि फॉर्मेलिटी मतलब भारत सरकार की कुछ गाइडलाइन ऐसी है जिसकी वजह से हम सब आपके हैंडओवर नहीं कर सकते। और हमको ये भी ज्ञात हुआ कि उसमें 2 शव और भी थे जो कि तीनों के तीनों सब वापिस हो चुके हैं। किस आधार पर यह कहा गया कि आपको ये शव नहीं दिया जा सकता? किस तरीके की गाइडलाइंस का जिक्र था? क्या कोरोना की वजह से ये जिक्र हुआ है? नहीं सर, उनका कोरोना की वजह से कोई भी नहीं था, क्योंकि वहाँ से जो अबू धाबी से टोटली मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ हमने वहाँ पे एमपी को हैंड ओवर किए थे और सारे डॉक्यूमेंट थे वहाँ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट कार्रवाई के साथ सबको यहाँ भारत भेजा गया था। और जब इनसे पूछा गया कि भाई इसका कुछ लिखित कुछ आप लोगों के पास कुछ ऐसा जो भारत सरकार का कुछ ऑर्डर ऐसा है तो हमको बता दीजिए किस तरह से क्या है या कुछ हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट में कोई कमी है। तो लेकिन ये कुछ भी नहीं बताया गया और सिर्फ इतना बताया गया कि और हम कुछ नहीं बता सकते, वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ था, सारा मेडिकल रिपोर्ट। किस प्रशासनिक अधिकारी, किसी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार तक आपका संपर्क हो पाया अभी? सर हमारा वहाँ पे तो रात का समय था, किसी भी सरकारी अधिकारी या वहाँ पे जो अन्य जो थे उनसे किसी संपर्क नहीं हो पाया। सिर्फ जो कार्गो में वहाँ पे उनके कुछ गिने चुने कर्मचारी थे, उन लोगों से हम लोगों की बात हो पाई और उन्होंने हमको सिर्फ इतना ही बताया कि हम आपको जो आपका कमलेश भट्ट का शव है वो आपके हैंडओवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन हमसे जुड़ने के लिए। खबर देहरादून से, रमजान में डीएम और एसएसपी की अनुमति पर काम कम वॉल्यूम पर अजान दी जाएगी। डीजी अशोक कुमार ने कहा, रमजान में भी लॉकडाउन का पालन करें, सभी लोग सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। रमजान में भी सामूहिक नमाज और रोजा इफ्तारी नहीं होगी। सुबह सहरी में और शाम को इफ्तार के समय कम आवाज में सायरन बजेगा। जिला स्तर पर डीएम और एसएसपी की अनुमति से कम वॉल्यूम पर अजान होगी और धर्मगुरुओं से बातचीत और चर्चा के बाद इन सावधानियों पर सहमति बनी है। तो अजान की आवाज को कम रखा जाएगा, जो अलार्म बजता है उसको भी कम किया जाएगा सहरी और इफ्तार के वक्त। तो ये तमाम एहतियात रखते हुए रमज़ान को, इस पाक महीने को पूरी पवित्रता, पूरी पाक लहजे के साथ इसको पूरा किया जाएगा। और इस पूरे रमज़ान के मौके पर सभी को बधाई भी दी है। फिलहाल तो देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।